क्या उस अंधेरे थिएटर में बैठ के कहानी के जहाज में सवार होके सच्चाई से बहुत दूर निकल जाना, एक ऐसे सफर पे निकल जाना कि सच्चाई से आप बहुत बहुत दूर चले जाएं, या फिर क्या यही सफर सच्चाई की तलाश में हो सकता है? मेरे ख्याल से अनुभव सिन्हा और आर्टिकल 15 हमें उस सच्चाई की तलाश पे लेके जाते हैं. सो वेलकम अनुभव सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. थैंक यू, थैंक यू. सर, हम शुरुआत करेंगे, अभी आर्टिकल 15 से शुरुआत करेंगे क्योंकि अभी अभी लोगों ने फिल्म देखी है. ये जो कहानी थी, उसका जन्म कैसे हुआ? कोई आर्टिकल था, मतलब वी आर अवेयर ऑफ द बडाऊं गैंग रेप केस, या कोई इमेज थी, या कोई एक थॉट था? व्हाट इंसेप्शन कहाँ से हुआ? तो ये एक बदायूं यूपी में एक छोटा सा कानपुर के पास से एक शहर है. वहाँ पे एक ऐसा केस हुआ था, अप्रोक्सीमेटली ऐसा. तो उसने मुझे ऐसा बहुत शेकअप किया. और फिर मैंने उस पर रिसर्च, तो उस वक्त मैंने लिखनी शुरू की स्क्रिप्ट. और उस वक्त फिल्म का नाम मैंने कानपुर देहात रख दिया था. कानपुर देहात कानपुर का ही एक सब डिवीजन है जो डिस्ट्रिक्ट है. अब उसका नाम चेंज हो गया है. हमारे पिछले प्रेसिडेंट वहां से आते हैं, रामनाथ कोविंद जी. तो कानपुर देहात इसका एक नाम रहा बहुत लंबे समय तक. फिर जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे वो जो इमेज थी बदायूं की, उसको बहुत इंटरनेशनल अक्लेम मिला था, मतलब अटेंशन मिला था. पर जब मैं रिसर्च करने लगा तो मैंने कहा ये तो इमेज यूनिक है ही नहीं. ये तो हर हफ्ते ये इमेज क्रिएट हो रही है हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं. और इस दिन से मुझे खटकने लगा कि इस फिल्म का नाम कानपुर देहात क्यों हो. क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि एक शहर की घटना है और ये बस वहीं हुई थी. तो उसके बाद फिर एक नाम ढूंढना शुरू किया. और फिर एक दिन ऐसा ख्याल आया कि फिर उस आर्टिकल में जाते हैं जो उन हिंदुस्तानियों के इस राइट को प्रोटेक्ट करता है. तो फिर आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17, दो आर्टिकल्स हैं जो इस बारे में बात करते हैं. और 15 इसके ज़्यादा करीब था, तो इसलिए लिखा गया. और ये फिल्म क्यों ज़रूर बनाऊंगा, वो ऐसा तय हुआ कि जब ये कहानी मैंने ऑफिस में इंटरनली डिस्कस करनी शुरू की, तो मेरा राइट हैंड मैन सागर, उसने बोला सर ये कहानी क्यों बनानी है, अभी पुरानी बात हो गई, अब थोड़ी ऐसा होता है इंडिया में. तो उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, अब तो ये जरूर बनानी है. क्योंकि मेरे दफ्तर के लोग ये सोचते हैं कि ये पुरानी बात हो गई, अब ऐसा नहीं होता. तो इसलिए वो फिल्म बनाई गई. हालांकि उस वक्त वो फिल्म बनाना मेरे लिए बहुत स्मार्ट करियर मूव नहीं था. क्योंकि मेरी पिछली फिल्म मुल्क काफ़ी उसको प्रशंसा मिली थी और एक्टर्स मेरे साथ काम करना चाह रहे थे. और इस फिल्म में भी आयुष्मान ने मुझे खुद फ़ोन किया था कि सर आपके साथ फिल्म करनी है. और उसको ये कहानी सुनाई मैंने, तो वो एकदम बस यही करनी है सर, यही करनी है सर. तो वो सब सारी चीज़ें वो जावेद साहब ने आज बहुत सारी था. एक तो पहली बात है कि इसको आज मास्टर क्लास नहीं बोल सकते क्योंकि मास्टर साहब नीचे बैठे हैं. तो मुझे वैसे भी मास्टर क्लास के लिए मुझे मास्टर होना पड़ेगा, जो मैं नहीं हूँ. तो इसको ऐसे बातचीत बोलते हैं, ठीक है. तो जावेद साहब ने इतनी तारीफ करी आज, और मैं सोच रहा था कि वो सारा क्रेडिट मुझे मिल जाता है. ऐसा नहीं है. मैं था, फिर बाद में गौरव सोलंकी आया मेरे साथ को राइटर. गौरव ने इससे पहले सिर्फ गाने लिखे थे? नहीं नहीं नहीं, नहीं. कहानी गौरव वाज आल्सो, कहानी मेरी थी. हाँ. हालांकि क्रेडिट हम दोनों का है, पर वो मैंने गौरव के आने के पहले 2 या 3 ड्राफ्ट लिख के रखे हुए थे. पर मुझे लग रहा था कि अच्छे नहीं है, क्योंकि मुझे इस दुनिया की समझ बहुत कम थी. अच्छा. तो मैं एक ऐसा कोलैबोरेटर ढूंढ रहा था जो मुझसे ज्यादा जानता हो. फिर मुझे गौरव मिला. तो इस स्क्रिप्ट में सुधीर मिश्रा का भी हाथ है, हंसल मेहता का भी हाथ है, अनुराग कश्यप का भी हाथ है. मैं मेरी सारी स्क्रिप्टें पढ़ाता हूँ इन लोगों को, ये लोग पढ़ते हैं, फिर मतलब 6-6, 7-7 ड्राफ्ट्स पढ़ते हैं और मुझे बर्दाश्त करते हैं. तो वो लोग हैं. इसका डीओपी है जो एक कमाल का आयरिश आदमी है, लेकिन वो हिंदुस्तान को हमारे बराबर समझता है. तो जब मैं मुल्क बना रहा था, उसने मुल्क शूट करी थी, तो उसको लखनऊ बोला मुझे लखनऊ जाना है. तो मैं कहा ठीक है जाओ. तो लखनऊ जाके वो रोज सुबह निकल जाता था, अकबरी गेट में, यहाँ पे वहाँ पे.
उसको आज तक तीखा इतना पसंद है कि मैं उसको आज तक तीखा खाना इनफ खिला नहीं पाया, औरंगाबाद लाना पड़ेगा उसको। तो फिर मुल्क के बाद फिर वो रिसर्च वगैरह करता है। आर्टिकल 15 में भी उसने बहुत रिसर्च वगैरह की, उसने मुझे बहुत प्रोवोक किया अच्छा काम करूं। और तो जो कुछ भी आप देखते हैं, उसके बाद कोबड़े साहब जो आज बाई चांस यहाँ पर है, निखिल मेरे कोलैबोरेटर, प्रोडक्शन डिजाइनर, ये पूरी टीम है, वो एक एक चीज, वो सारे एक्टर्स। मुझे याद है जीशान अयूब को मैंने स्क्रिप्ट भेजी, ये हमारी मेरी शायद इकलौती फिल्म है जिसमें कास्टिंग डायरेक्टर नहीं था कोई। तो इसकी कास्टिंग ऐसे हो गई थी कि मैंने एक्टरों दोस्तों को स्क्रिप्ट दे दी, मैंने कहा जो सा रोल करना है कर लो, जो पहले पढ़ेगा उसको चॉइस ज्यादा मिलेगी। तो जीशान ने पढ़ी और वो बोला, उसका मैसेज आया कि मिलना चाहता हूँ, तो फिर आया, फिर बोला इसमें ना खंबा बना दोगे तो वो भी बन जाऊंगा मैं, तो बताओ क्या करना है। मनोज पावा, कुमुद मिश्रा, हमेश, तो ये सारे लोगों ने बहुत सारा कुछ ऐड किया जिसका सारा श्रेय मुझे मिलता है। और लेकिन ये पूरी टीम की एक बात सर, है। मैं कहानी पे आऊँगा और विजुअल अप्रोच पे भी आऊँगा। मुझे ना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो एमजीएम के हैं, या तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपका टिपिकली हाउ इज योर अप्रोच टू राइटिंग अ स्क्रिप्ट। आप ज़्यादातर अपनी स्क्रिप्ट्स खुद लिखते हैं, स्पेशली पोस्ट मुल्क, तो कई बार लोग पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक्ट्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एक ड्राफ्ट लिख डालते हैं पहले 10 दिनों में, एंड देन दे गो बैक एंड रिविजिट इट। हाउ, व्हाट्स योर टिपिकल प्रोसेस? स्क्रिप्ट मेरे दिमाग में लिख गई होती है, जब मैं लिखने बैठता हूं तब तक मैं वो लिख चुका होता हूं। उसकी जो की चीजें होती हैं इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर, वो सब हो चुका होता है। तो फिर मैं एक रवानगी में पूरा एक ड्राफ्ट लिखता हूं, 80-90 पेज। वो अमूमन मैं 3 या 4 दिन में लिख देता हूं। फिर उसके बाद वो दोस्त यार पढ़ते हैं, फिर उनके व्यूज आते हैं, उनकी बातें आती हैं, फिर मैं दूसरा ड्राफ्ट लिखता हूं, फिर वो मैं जीरो से लिखता हूं, मैं कोई कॉपी पेस्ट नहीं करता, फिर जीरो से लिखता हूं। तो करीब 6 ड्राफ्ट मैं जीरो से लिखता हूं। 7वें 8वें ड्राफ्ट से फिर करेक्शंस शुरू होते हैं। उसके बाद एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने आर्टिकल 15 से करनी शुरू की, इसलिए इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। मैंने एक एक ड्राफ्ट किया एक एक कैरेक्टर के लिए। तो आप प्रोटैगनिस्ट के लिए तो लिखते ही हैं, एक अपने लिए लिखते हैं एक ड्राफ्ट। उसके बाद फिर मैंने एक ड्राफ्ट जाटव के लिए किया, पूरा ड्राफ्ट। फिर एक ड्राफ्ट उसके लिए किया, ब्रह्मदत्त के लिए किया, एक ड्राफ्ट इसके लिए किया, अंशु नहरिया के लिए किया। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज मिली जो मैं हर स्क्रिप्ट में करता हूँ। हाँ, वो एक्चुअली मेरा नेक्स्ट सवाल था कि ये जो हर एक कैरेक्टर का एक स्ट्रक्चर बना है वो बहुत ही डिटेल है। मतलब वो ब्रह्मदत्त कुत्तों को एक पशु दया है, उसके कुत्तों को बिस्किट खिलाता है, या वो जो ड्राइवर है वो माई की किस्से बताते रहता है। सो यू राइट अ सेपरेट सब प्लॉट फॉर ऑल दीज कैरेक्टर्स? No, I will write an entire draft as if that character is the hero. Oh, wow. So I want to know who he is, where he comes from, what is his thought process, how can he further affect the script, how can his presence contribute to the plot and to the story, and then the actors come into play. तो आपने कुत्ते वाली बात निकाली तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो कुत्तों तक का ख्याल रखेगा लेकिन दलित का ख्याल नहीं रखेगा। तो अब वो कुत्ते कैसे आएंगे? क्योंकि अगर आप पालतू कुत्ते लाएंगे तो वो सड़क के कुत्ते नहीं लगेंगे, और अगर आप सड़क के कुत्ते लाएंगे तो आपका कहना नहीं मानेंगे। तो 3 असिस्टेंटों का काम ये था कि शूटिंग जिस दिन होती थी उस लोकेशन पे वो सड़क के कुत्तों को ढूंढ रहे होते थे, उनसे दोस्ती कर रहे होते थे। और मनोज पावा का ये था कि किसी भी सीन में से इस वजह से कुत्ता नहीं हटेगा क्योंकि मिला नहीं, बिकॉज ही न्यू दिस इज समथिंग दैट इज रिच। एंड तो बहरहाल तो वो खतरनाक कुत्ते, उनकी बीमारियां, टेम्परामेंट, उसके बाद उनको ढूंढ के लाके हमने सारे सीन में रखा उनको जहां जहां लिखा था। जब सीन एक कंपोज होता है तो आपको पहले क्या पता होता है कि इस सीन का ये एजेंडा है, या बिकॉज डायलॉग इज सो पावरफुल इन ऑल योर राइटिंग, क्या वहां से शुरुआत होती है लिखते समय? हाँ, नहीं, डायलॉग तो इंसिडेंटल है ना, मतलब सीन, मेरे हर सीन को मुझसे झगड़ा करना पड़ता है कि मैं इस सीन में क्यों, इस फिल्म में क्यों रहूंगा।
जब मैं 7वें 8वें ड्राफ्ट के बाद जब मैं रिविजिट करता हूँ स्क्रिप्ट को, तो मेरा एटीट्यूड ये होता है कि सीन नंबर 1 बेकार है, नहीं चाहिए, काट दो. Then the scene has to fight with me. I need to be in the picture. Then I have to tell the scene that no, okay, justify your presence. तो फिर उसमें कुछ डालना पड़ता है कि उसको उसकी जगह मिले. तो डायलॉग तो लोग बोलते हैं, मतलब वो इंसिडेंटल है. And there's a tinge of humor, you know, which is at times very dark. वो naturally it is an extension of your personality. मैं 8-10 साल से डार्क इंसान हो गया हूँ. 2013 से. और सेंस ऑफ ह्यूमर पहले से था. हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर पहले भी था, तो वो कुछ ऐसी मिक्सचर सा बन गया है. सर एक 2-3 सीन्स के बारे में हम बात करेंगे. आई थिंक एक तो जब ब्रह्मदत्त उस अंशु नारिया से को अरेस्ट करने जाता है और वहाँ पे कुछ चिकन पक रहा है, यू नो, वो कोई पराठे बना रही है और ऐसी बातें होती है. कई बार तो आपको लगता है क्या ट्रिवियल सी बातें हो रही है, खाना हो गया, नहीं पराठे बन रहे हैं, और अचानक से वो बोलता है कि जब ब्रह्मदत्त जी चढ़े थे और वो गन निकाल के ठा 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 करके, एंड सडनली द सीन इरप्ट्स, यू नो. सो ये सीन, हम इस सीन के बारे में जानना चाहते थे, ये कितना लिखा गया था, किस तरह से ये इवॉल्व हुआ. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई नो कि ब्रह्मदत्त हैज एक्चुअली रेप्ड दैट गर्ल. अब तक मुझे थोड़ी सी एम्पैथी भी है उसके साथ, क्योंकि वो कहता है यार ये लोग तो चले जाएंगे, इनकी तो यू नो ट्रांसफर हो जाएगी, हम लोग यहीं रहेंगे, हम तो मारे जाएंगे. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू टर्न एवरीथिंग ऑन इट्स हेड, यू नो. तो आई वांट टू नो हाउ दिस वाज स्ट्रक्चर्ड. सो जब डायरेक्टर स्क्रिप्ट लिखता है ना, तो उसका एक फायदा भी होता है और एक नुकसान भी होता है. फायदा ये होता है कि वो लिखते लिखते ही पूरे सीन को बिना एक्टरों की प्रेजेंस के विजुलाइज कर पाता है, उसके पूरे ग्राफ को. और नुकसान ये होता है कि कभी कभी वो इंडल्जेंट हो सकता है. तो ये सीन बिल्कुल ऐसे ही लिखा था, और पूरा वो जो मटन बना रहा है वो सब कुछ ऐसा ही लिखा था. बट जाहिर है उसके बाद एक्टर्स आते हैं, फिर आप एक ऐसा फ्रेम सोचते हैं जिसमें ये ज्यादा इनहैंस होगा. मुझे वो बड़ा खूबसूरत लगता है जब वो अंशु नहरिया को फिक्र ही नहीं है, वो कह रहा है धान अच्छा हुआ है इस बार. सो यू नो, पीपल हैव डाइड एंड व्हाट हैज हैपेंड, it was written like that. My scripts are very written. पर इसके कंट्रास्ट में एक दूसरा सीन है जब उस जिस रात को हमला होता है जाटव पर, उसके दूसरे सुबह पे वो दोनों जीप्स वहां पे खड़ी है और एक साइड पे जाटव कुछ बोल रहा है, एक साइड पे ब्रह्मदत्त ऑब्जर्व कर रहा है क्या हो रहा है. एंड लाइक अ पेंडुलम, यू नो, द फोकस कीप्स शिफ्टिंग. मतलब आपका कैमरा यहाँ से वहां जाता है, फिर जाटव के साथ वापस यहाँ पे आता है. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक, यू नो, अ पेंडुलम दैट्स गोइंग ऑन आइदर साइड. एंड आई एम श्योर दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द लोकेशन, क्योंकि जिस तरह सीन का बैलेंस ऊपर नीचे होते रहता है, वैसे ही वो कैमरा ऑलमोस्ट उसको सिमुलेट करता है. डिड यू हैव दैट इन माइंड? No, not when we had written it. बट एक बार उस लोकेशन पे पहुंचे तो मुझे कभी कभी ये बीमारी है कि ये सीन एक शॉट में करते हैं. तो हालांकि वो एक शॉट पे हुआ नहीं है, लेकिन आइडिया ये था कि वी विल मेक इट फील लाइक वन शॉट एंड रियल टाइम. तो वो वहां पे तो मैंने आई लेट गो ऑफ द सीन टू द एक्टर्स ऑन शूट. तो मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूं. तो उनका जो सवाल एक आमतौर पर होता है कि कैमरा कहाँ है, तो मैं कैमरा लगाता ही नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं होता कैमरा कहाँ है. सो आई लेट द एक्टर्स डू द सीन. मैं वहीं खड़ा रहता हूं उनके साथ, थोड़ा बोलता रहता हूं, नहीं यहां मत जा, यहां जा सकते क्या, ऐसा कुछ सॉफ्टली विस्पर करता रहता हूं. पर एक्चुअली कर वो रहे होते हैं सीन, विच इज ब्लॉकिंग. तो वो ब्लॉकिंग जब एक बार खुली ना, तो फिर वो ऐसा हुआ, फिर पावा जी ने कहा फिर यार तो मैं तो वहां चला जाऊंगा. तो मैंने कहा जाओ. तो वो चले गए. फिर जब वो गए सी ऑफ करने आयुष्मान को, उसके बाद जब वो वापस आ रहे थे, तो मुझे लगा, एक तो दो कारण थे, मुझे लगा लंबा सीन हो जाएगा, फिर मुझे लगा हाउ टू मेक इट मोर मेनेसिंग कि जाटव ने वो बोल दिया जो नहीं बोलना था. सो आई सेड कैन यू रन. सो ही स्टार्टेड जॉगिंग. आई सेड नो, रन बियॉन्ड योर कैपेसिटी. So then he ran, and that run becomes. And he's almost charging on the camera in a menacing way. So, but this is the give and take. You know, the Yuvan is also playing a part.
actors are obviously playing the part. I am the ringmaster. Correct, Yeah, correct. just Which also indicates the trust that you have on your actors. कई सारे actors, we see there are certain actors who you depend upon, जो आपकी कई सारे फिल्मों में हमें दिखते हैं. So, compulsory blinds. no, is that a relationship that you have developed? या लिखते वक्त ही वो दिमाग में होते हैं? इस सीन की एक और अच्छी बात बताता हूँ कि जब ये सीन खत्म हुआ तो इसको एक सर्टेन लाइट पे शूट करना था, तो सूरज वरना डूब जाएगा, तो पूरा सीन रिहर्स सुबह से कर रहे थे और ये कैमरामैन ने युवन ने बोला कि ये शाम को 4 बजे से 4:15 के बीच में शूट करेंगे, तो अब मतलब 1.25 घंटे हैं, तो 2:30 बजे तक लंच वंच हो गया, रिहर्सल हो चुकी है, अब एक्टरों को थकाते नहीं है, बैठ गए. अब हम बैठे हुए हैं, युवन काम कर रहा है और फील क्लियर की जा रही है क्योंकि सब कुछ दिखेगा, वो सब हो रहा है. अब अचानक हमको मालूम है कि युवन आएगा, बोलेगा वन सॉफ्ट रिहर्सल एंड शॉट. अचानक वो आवाज आई और हम सब सारे एक्टर अपनी अपनी जगह पहुंच गए. सबको सब मालूम था कि वो आदमी वहां से वहां छुप जाएगा, वो आदमी ऐसा करेगा, सब हो गया. पूरा सीन हो गया, जो भी 3 एक शॉट थे, और वो खत्म होते होते मुझे ऐसा लगा कि ये मैंने एकदम बकवास सीन शूट किया. अच्छा. तो मुझे लगा बहुत गंदा सीन है. तो मैंने अपने फर्स्ट असिस्टेंट को बोला कि यार ये दोबारा शूट करेंगे, विल कम बैक टू दिस लोकेशन. तो वो लिख लिया गया कि ठीक है दोबारा शूट करेंगे. एक्टरों को बता दिया गया कि मजा नहीं आया, एक और दोबारा करेंगे. नाउ यू हैव टू कम बैक अगेन. एक पूरा दिन, नाउ इट हैज बजटरी इम्प्लीकेशन. Right. एंड माय एडिटर इज ऑलवेज ऑन लोकेशन, सो शी वाज एडिटिंग देयर, यशा. तो वो 3-4 दिन बाद से ऐसी खबरें आनी शुरू हुई कि यार ऐसा खराब नहीं लग रहा है, देख लो एक बार. उसने एडिट कर दिया था. तो मैंने कहा नहीं 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 वो दोबारा करेंगे. फिर कुछ और लोगों ने देख लिया, फिर डीओपी ने देख लिया, फिर एक आधे एक्टर ने देख लिया. सब मुझे पुश करने लगे डेली बेसिस पे कि एक बार देख ले, अच्छा लग रहा है. तो मैं गया, मैंने देखा, तो मुझे लगा कि हाँ यार तो अच्छा है, बुरा नहीं है. So it was working. On the day it felt like it wasn't working. So coming back to your question, yes, ये लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना आपकी जिंदगी में जिनके बिना काम नहीं चलता. तो 2-4 बिल्कुल होने भी चाहिए. हाँ, 2-4 एक्टर मेरी जिंदगी में ऐसे हैं कि वो लिखते लिखते ही नजर आने लगते हैं, और फिर उनका छोटा रोल हो बड़ा रोल हो, मैं उनको खाली फोन कर देता हूँ, वो आ जाते हैं, जितना होता है करके चले आते हैं. एक थोड़ा सा जंप कर रहा हूँ टॉपिक, लेकिन आप सी से मैंने कभी सुना था कि मुल्क में आपने रजत कपूर और मनोज पावा की जो कास्टिंग थी वो एकदम शूट से 4 दिन पहले स्वैप कर दी थी, ऐसा कुछ? नहीं, 4 दिन पहले नहीं स्वैप की थी. रजत ने सबसे पहले पढ़ी थी स्क्रिप्ट. ओके. तो उसने मुझे बोला था कि जो सा भी रोल दे दोगे मैं कर लूंगा. उसको मैंने जो रोल उसने किया, नहीं, आई हैड ऑफर्ड हिम द यंगर ब्रदर, मनोज's रोल. राइट. तो उसने बोला मैं ये भी कर लूंगा सकता हूँ और मैं वो पुलिस वाला भी कर सकता हूँ, पर यू नो आई डोंट हैव अ चॉइस, यू डिसाइड. तो आपको क्या चाहिए था? यंगर ब्रदर. उस वक्त एक्चुअली आई वांटेड मनोज पाहवा इन दैट रोल, लेकिन पूरे ऑफिस में एक रेजिस्टेंस था कि मनोज पाहवा फनी आदमी है और वो शायद ऐसा ना हो कि स्क्रीन पे आए और लोगों को ह्यूमर की एक्सपेक्टेशन हो. तो एक दिन फिर मनोज पावा से बात हुई और मनोज पावा ने मुझसे झगड़ा कर लिया. बोले कि अगर तुम ये पंगा नहीं लोगे तो कौन लेगा. करेक्ट. तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है. तो फिर उनको कास्ट किया और फिर मैंने रजत को. और ये आपकी पंगा लेने की शुरुआत थी, मतलब मुल्क? नहीं नहीं, मनोज मेरे पहले काम से विलेन है. नहीं नहीं, मुल्क एज आई कॉल इट, अनुभव सिन्हा 2.0 जो आपकी सेकंड इनिंग थी, वो पंगा लेने के लिए ही शायद. नहीं यार, कोई पंगा वंगा नहीं लेना किसी से, अपने को पिक्चर बनानी है. हाँ. अब उस पिक्चर में अगर इनहेरेंटली कोई पंगा है तो है. अच्छा, ओके, कमिंग बैक टू आर्टिकल 15, ये जो विजुअल अप्रोच है ना सर फिल्म का, कि एक ग्लूमी सी फीलिंग शुरुआत से है, बॉब डिलन से शुरू होता है और वैष्णव जन पे खत्म होता है. देयर आर सर्टेन इमेजेस व्हिच आर एच्ड इन योर माइंड, जैसे जो लड़कियां टंगी हुई है, या जब वो मैनहोल से, गटर से, जब वो आदमी निकलता है. What is your approach to निखिल कोले हमारे पास है जो फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर है, a round of applause for him. जो फिल्म की विजुअल अप्रोच होती है उसमें प्रोडक्शन डिजाइनर और डीओपी का बहुत बड़ा हाथ होता है, बट व्हाट्स योर प्रोसेस लाइक? यार ग्लूमी तो कहानी थी, तो ग्लूम वहां से आया. वो कोहरा
मिस्ट्री से आया, चीजें छुपी हुई हैं, चीजें क्लियर नहीं है, झूठ है, जो दिख रहा है वो असल सत्य नहीं है, तो कोहरा वहां से आया। और बाकी मैं थोड़ा सा एथीस्ट टाइप का हूं सर तो लेकिन मेरे सर पे ना, मौसम के मामले में शूटिंग करता हूं तो मेरे सर पे ब्रह्मा का हाथ है, इंद्र भगवान का हाथ है। पूरी शूटिंग में सिर्फ एक दिन असली कोहरा हुआ था, वो दिन था जिस दिन वो दोनों लड़कियों की लाश लटकानी थी। तो मैं सुबह 3:30 बजे 4 बजे मैं निकला हूं होटल से, और जब मैं लोकेशन पे पहुंचने लगा तो विजिबिलिटी ये थी कि यहां से जावेद साहब ना दिखाई दें। और किसी दिन कोहरा हुआ ही नहीं, सिर्फ उस दिन कोहरा हुआ, वो शॉट खत्म हुआ और कोहरा चला गया। बाकी सारा कोहरा कृत्रिम है पूरी फिल्म में। तो वो इमेज थी ऐसी दिमाग में कि छपे, रुके, और वो उस दिन ब्रह्मा जी आए थे मेरे पास। सर, ये जब फिल्म बनी, वी ऑल्सो वांट टू नो कि जब वो रिलीज होनी थी, डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द सेंसर्स या ऐसा कुछ? 2019 में आई ये फिल्म। राज कुछ की बात कट्स कह हुए? दूं, राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो। मुझसे सेंसर की बात ना करें। You mean it? Sincere? You want to skip? नहीं, वो क्या है कि Let's not get into the ये, पर there were cuts. मतलब वो आसान नहीं था, न मुल्क आसान थी, न आर्टिकल आसान थी, थप्पड़ आसान थी, अनेक आसान नहीं थी, भीड़ बहुत मुश्किल थी, बहुत से भी बहुत ज्यादा मुश्किल थी। पर ये कैसे प्रोसेस क्या होता है? आप यू हैव अ कॉन्वर्सेशन, या फिर जो कट्स होते हैं वो आपको मानने या नहीं मानने, उस पे सर्टिफिकेट हाँ, तय तो होता आप है? में से जो लोग नहीं जानते हैं, सेंसर में फर्स्ट एक एग्जामिनिंग कमेटी होती है 5 लोगों की। वो फिल्म को देखते हैं और उनको एक अपने कंसेंसस से आपको एक सोल्यूशन ऑफर करना होता है कि भाई आपने यूए मांगा था, ये लीजिए यूए, या आपने यूए मांगा था, ये 3 चीजें अगर आप चेंज कर दें तो यूए ले लीजिए, वरना ए ले लीजिए। तो आप उनसे डील करते हैं वहीं के वहीं, और मुश्किल से 2 मिनट की 5 मिनट की मीटिंग होती है। अगर आप उनसे एग्री नहीं करते और आपकी डील नहीं होती तो आप रिवाइजिंग कमेटी में जाते हैं। ओके। वो एक हायर कमेटी होती है, वो देखती है। अगर वहां भी सौदा नहीं होता तो फिर पहले आप एक ट्रिब्यूनल में जाते थे, अब वो ट्रिब्यूनल बंद हो गया है। ट्रिब्यूनल से भी सौदा नहीं हुआ तो फिर आप कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, वहां भी सौदा नहीं हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। तो मुझे कोर्ट नहीं जाना पड़ा इसमें से किसी में, ओके। लेकिन एक में भीड़ में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तक जाना पड़ा मुझे, और बाकी सेंसर बोर्ड की बिल्डिंग में सॉर्ट आउट हो गया था। सर, थोड़ा पीछे जाते हैं अभी हम। जब ना पीछे बहुत शुरुआत से आपकी यू वेंट टू कॉलेज इन बनारस एंड अलीगढ़। बनारस में मैं इंटरमीडिएट होता था, 12th क्लास, अच्छा। और अलीगढ़ में मैंने इंजीनियरिंग की। और फिल्मों का रुझाव कैसे था, कब से था? मुझे पता ही नहीं था। वो भगत सिंह वाला सिलसिला था कि फिल्म मेकर पड़ोस में होता है, अपने घर में नहीं होता है। तो पिताजी बहुत फिल्मी आदमी थे, मेरी माँ बहुत फिल्मी थी, मेरे जितने डायलॉग होते हैं वो सब माँ से आए हैं। तो दिन भर डायलॉग बोलती थी वो। तो घर में बेगम अख्तर बजती थी, मधुशाला भी बजती थी, और बेगम अख्तर के शेर समझ में नहीं आते थे, क्या कह रही हैं मेरे हम नफस मेरे हम नवा। गूगल था नहीं, और मुसलमान का मतलब उर्दू नहीं होता है, ये बात मुझे पता है। तो ऐसा हर मुसलमान दोस्त को उर्दू भी नहीं आती थी। तो अब कहां से पता करूं कि हम नफस का मतलब क्या और हमनवा का मतलब क्या? तो वो सब एक जागरूकता थी, वो एक कौतूहल था। और जब मैं अलीगढ़ पहुंचा तो फिर पता चला ये सामने एक हॉस्टल है, उसका नाम है हसरत मोहानी हॉस्टल। तो पहली बार हसरत मोहानी का नाम सुना तभी तभी निकाह पिक्चर आई थी। नहीं, वो कौन सी पिक्चर, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना, याद है, वो गुलाम अली साहब की गजल आई थी, तो वो बड़ी हिट हुई थी। तो पता चला ये इन्होंने ये वो गजल इनकी है। तो कहा ओके, शायर थे। फिर 6 साल रहा अलीगढ़ में तो थोड़ा और पता चला। तो अपने देश बनारस में था तो एक हिंदू डोमिनेंट सोसाइटी में था, एएमयू मुस्लिम डोमिनेंट सोसाइटी थी। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम डोमिनेंट नहीं है, एएमयू मुस्लिम डोमिनेंट है। तो था, अब वो भी उतना नहीं है।
अब काफी हिंदूज हैं वहाँ। तो ये दो अलग अलग कल्चर समाज देखे, ये अंदर काम चल रहा था, मुझे पता नहीं था। मेरा रुझान म्यूजिक की तरफ था, समाज की तरफ था, समाज के सेक्युलरिज्म और डाइवर्सिटी की तरफ था, ये सब था। लेकिन और फिल्म मेकर्स के नाम मालूम थे, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं भी फिल्म मेकर बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे खून से डर लगता था। तो चूंकि खून से डर लगता था इसलिए अपन इंजीनियर बन गए, वरना डॉक्टर बन जाते। तो इंजीनियर बन गए, उसके बाद फिर 1 साल नौकरी की और फिर लगा कि यार ये तो नहीं करना है। ये नौकरी कहाँ की? दिल्ली में? पूना बेस्ड कंपनी थी एक, उसमें नौकरी की थी, और वो दिल्ली में रहता था मैं। और फिर जब समझ में आया कि ये नहीं करना है, तो जिंदगी का सबसे जरूरी काम किया, बिना जाने कि करना क्या है, नौकरी छोड़ दी। पर हाँ, आज ये शायद हास्यास्पद भी है और स्टूपिड भी है, बट अब मैं मुड़ के देखता हूं तो आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ दैट डिसीजन कि ये नहीं करना है, ये तो तय है। उसके बाद 1 साल की तलाश है, और फिर उस तलाश बंबई में आ गए थे नहीं या नहीं वहीं नहीं, थे? नहीं, दिल्ली में खाना नहीं मिलता, कभी एक रोटी मिल जाती है, कभी वो फिल्मी कहानियां हैं। उसके बाद मेरे एक दोस्त के बड़े भाई एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, उन्होंने मुझे मदद करने के लिए असिस्टेंट रख लिया कि 2,000 रुपए मिलेंगे, 1 महीने का काम है। तो मैंने ज्वाइन किया। उसकी पहले दिन की शूटिंग पे मुझे समझ में आ गया कि ये करना है। वो खत्म हुआ, मैं घर गया, अब जाके पिताजी को बताया कि 1 साल से नौकरी नहीं कर रहा हूं और मैं जा रहा हूं बंबई फिल्म बनाने। ये कमाल दूसरा था मेरे जीवन का कि उन्होंने इंस्टेंटली कहा जाओ। माँ रात भर रूठी रही, मैं जाके उसको लिपट के सो हो गया, सुबह तक वो भी पट गई, क्योंकि फिल्मी तो थी ही वो। तो फिर बंबई आ गया। आप ड्रामा भी माँ से सीख गए थे थोड़ा? माँ बहुत ड्रामेटिक थी मेरी माँ। उसको साइलेंस का ड्रामा भी आता था कि मम्मी नाराज हो तो दूसरी तरफ देखने लगती। तो उसके बाद बॉम्बे हैज बीन काइंड टू मी दिस वाज until last year. 1991। बॉम्बे कब आए थे? 4 दिसंबर 1990 अच्छा। पर काम करना शुरू किया था 91 में। उसी वक्त मेरा एक्टिंग डेब्यू हुआ था, नाथ सीट्स का मैं हाँ, वो बहुत मॉडल था। इंटरेस्टिंग कल कहानी। रात को डिस्कवर हुआ। पर जब तक काम नहीं मिल रहा था, और वो काम कैसे नहीं, मिला? मेरे पास काम था। हाँ। आई वॉज ऑलवेज बिजी, आई वॉज ऑलवेज अ कवर्टेड असिस्टेंट डायरेक्टर। अच्छा, असिस्ट करना शुरू किया। पंकज पराशर का असिस्टेंट था। फिर जितने पंकज के सर्कल के लोग थे वो सब कहते थे कि यार अनुभव हमारे पास आ जाए। तो कभी कभी मैं ऐसे गेस्ट असिस्टेंट भी जाता था, किसी का कोई टफ शेड्यूल हो तो मैं अच्छा। जाता था। तो वो बढ़िया था। उसके बाद मुझे ब्रेक भी सामने से ही दिया लोगों ने, भले वो टेलीविजन का ब्रेक हो, इवन फिल्म का ब्रेक मुझे सामने से बोल के मिला। तुम बिन का मुझे भूषण का फोन आया कि पिक्चर क्यों नहीं बनाते, तो मैंने कहा बनाते हैं ना, बोलो क्या करना है। तो हमने तुम बिन बना दी। शिकस्त वाज द फर्स्ट। शिकस्त वाज माय फर्स्ट टेलीविजन शो। एक मैंने शो बनाया था सर शिकस्त, उसमें शम्मी जी थी। मेरे पास 60,000 रुपए किसी ने दिए कि पायलट बना लो। तो उसमें मैंने शम्मी जी को विलेन कास्ट किया, तो उनको स्क्रिप्ट भेज दी। तो उन्होंने पढ़ के मुझे फ़ोन किया, बोले कि आइए ज़रा आपसे मिलना है। तो मैं मिलने गया तो बोले कि आपको मैंने इसलिए बुलाया है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे विलेन का रोल ऑफर करने की। तो मैंने कहा सर आप मुझे दिखते हैं। तो बोले मैं करूँगा, एक शर्त पे करूँगा कि मैं इतने पैसे लूँगा, मैं इतने बजे आऊँगा और मैं 6 बजे चला जाऊँगा। तो मैंने कहा डन। दूसरे दिन शूटिंग चल रही, मैं मॉनिटर पे बैठा हुआ, एक शॉट है जिसमें एक लड़का है और एक कार है मर्सिडीज। रात के 10 बजे हुए हैं, शम्मी कपूर का चेहरा यहाँ पे है, वो भी शॉट देख रहे हैं। तो रिहर्सल हुई शॉट की एक, तो बड़ा खूबसूरत शॉट था। तो पीछे से उनकी आवाज आई, बढ़िया शॉट है। तो मैंने कहा जी सर थैंक यू। तो फिर उन्होंने कहा सर 10 बज गए आप गए नहीं। तो बोले मेरी गाड़ी है शॉट में। तो मैं उनका मजाक उड़ा रहा था। तो मतलब वो भी ऐसे दोस्त हो गए थे कि दूसरे दिन शूटिंग पे मैंने उनकी गाड़ी शॉट में लगी हुई थी, उनका काम खत्म हो चुका था लेकिन उनको बैठना पड़ा था। तो जब मैं ऋषि जी के साथ मुल्क करने गया तो ऋषि जी थोड़े से ऐसे पंजाबी बिगड़े बच्चे थे ना, तो उन्होंने कुछ
एक कुछ हुआ तो मैंने कहा मैं आपसे नहीं डरने वाला। तो बोले क्यों? मैंने कहा मैंने आपके चाचा के साथ काम किया हुआ है मेरे डेब्यू में, मैंने उनको हैंडल किया हुआ है। तो वो शिकस्त नाम का सीरियल था, उसमें भी मनोज बाजपेयी का पहला सीरियल था, गुलजार साहब की लिरिक्स थी, उनकी पब्लिश्ड नज्म थी, मैं उनके पास खरीदने गया तो मैंने कहा सर ये मुझे कितने, तो विशाल भारद्वाज मुझे लेके गया, विशाल ने उसका स्कोर किया था, तो बोले आप पायलट बना लीजिए फिर मैं देखूंगा फिर बताऊंगा कि मैं दूंगा कि नहीं दूंगा। तो मैंने पायलट शूट कर लिया, नसीर भाई से रिसाइट कराई नज्म, तो नसीर भाई ने पूछा गुलजार भाई ने दे दी है? मैंने कहा नहीं, उन्होंने कहा है कि पायलट देखूंगा, तो अगर उन्होंने नहीं दी तो मैं नहीं यूज करूंगा। तो बेचारे उन्होंने नज्म भी रिकॉर्ड कर दी। फिर मैं पायलट लेके गया तो वो देखने गए, मैं बाहर बैठा रहा, देख के आए, फिर मुझे गले लगाया, बोले ये आपकी स्ट्रगल है और ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे वाह। और फिर बरसों बाद मुझे मिले तो मैंने उनसे कहा कि गुलजार साहब आपको याद नहीं होगा, आपने मुझे मुझे बोले मुझे सब याद है, शायर कोई नज्म गिफ्ट करता है तो भूलता नहीं है। सी हॉक्स टीवी का एक लैंडमार्क शो माना जाता है। फ्लाइट छूटने वाली है आज। मतलब कुछ 2 सालों के लिए वो टॉप ऑफ द चार्ट्स था, एंड हाउ आप जहाँ जाते थे पीपल यूज्ड टू टॉक अबाउट सी हॉक्स, एंड आई हैव हर्ड कि एक पॉइंट पे आप निकल गए उससे क्योंकि यू गॉट फेड अप कि यार ये, हालांकि वो चार्ट से उतरा नहीं था, तो एंड सडनली दिस वाज योर सेकंड शो टेक्निकली, या इससे और भी कुछ किया था, तो ये बहुत जल्दी बहुत बड़ी सक्सेस थी। हाँ, मैं पता नहीं शायद मैं शुरू से ना थोड़ा बदतमीज था, मतलब बदतमीज मतलब लोगों से बदतमीजी नहीं करता था, अपॉर्चुनिटी से बदतमीजी करता था मैं। तो मुझे ना यूटीवी उस वक्त एक कंपनी शुरू हो रही थी, तो वो लोग गेम शोज बनाते थे, सांप सीढ़ी, इस तरह के छोटे छोटे गेम शोज, सैटेलाइट टीवी अभी अभी आया था। तो उन्होंने शिकस्त देखा था, तो उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि एक सीरियल हमने लिख के तैयार करके कास्टिंग करके रखा है, तो ये तुम बनाओ। तो मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ, तो मैंने पढ़ा, तो मुझे वो सब्जेक्ट मैटर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे वो बाकी सब खराब लगा, जो लिखा था वो खराब था, कास्टिंग खराब थी। तो फिर मैं गया, मैंने बोला कि नहीं ये मैं बनाऊंगा लेकिन मैं लिखूंगा नए सिरे से, तब बनाऊंगा और पूरी कास्टिंग चेंज करूंगा, आप लोगों ने जो कुछ किया है वो सब मुझे पसंद नहीं है। सो दे वर वेरी काइंड टू मी, दे अलाउड मी ऑल ऑफ दैट। उसमें सिर्फ एक ही चीज पे बहुत दिनों तक कुछ एक तसल चली थी कि मनोज पावा मेन विलन था, तो उन्होंने कहा उस वक्त वो ऑफिस वगैरह करते थे वो, तो बहरहाल ही रिमेन्ड द मेन विलन, एंड वो तभी भी वो एंटी कास्टिंग थी। हाँ, मुझे मनोज कभी फनी लगता ही नहीं। आई ऑलवेज फाइंड हिम वेरी मेनेसिंग, जैसे मुझे रितेश देशमुख कभी फनी नहीं लगता, मुझे लगता है बहुत मेनेसिंग कैरेक्टर वो हो सकता है। तो वो मेरा अपना नजरिया है, मैं पागल भी हूँ थोड़ा सा। सर ये जो म्यूजिक वीडियोस आपने कितने बनाए होंगे? अब तो याद भी नहीं। 100 तो बनाए होंगे, मतलब उस जमाने में मेरे को ऐसा म्यूजिक वीडियो मुगल और पता नहीं क्या क्या बोलते थे, तो अगर वो जो काउंटडाउन आते थे 10 गानों के, तो उसमें से 6 मेरे होते थे, तो डायरेक्टेड बाय अनुभव सिन्हा, तो मेरा नाम उसी समय में ऐसा फेमस था कि अनुभव सिन्हा ही तो पड़ा है नाम, बिकॉज दे यूज्ड टू सी द ट्रेलर्स ऑल डे। तो काफी सारे बनाए। मुझे म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है यार, मतलब मैं इतना म्यूजिक सुनता हूँ, और अफ्रीकन म्यूजिक से लेकर के आर्मीनियन म्यूजिक, तो रशियन म्यूजिक, ईरानी म्यूजिक, पता नहीं क्या क्या सुनता हूँ मैं। And that got you तुम बिन? हाँ, उससे मिली म्यूजिक वीडियो से। टी सीरीज जी, भी थे होंगे। भूषण had just taken over T series 2 years back, and he did a lot of videos with me, and then he was kind enough to offer me a film, and the film was kind enough to work. And it was a sleeper hit. Sorry, it was a sleeper hit. Sleeper hit because तुम बिन से 2 हफ्ते पहले लगान और कदर एक साथ आई थी। अच्छा, उस जमाने में 1001 थिएटर होते थे बस। 2001 की बात है। 2001 की बात है।
उसके 2 हफ्ते बाद अपन आए थे, हमारे साथ अमित जी और मनोज बाजपेयी नया नया स्टार बना था, उनकी फिल्म आई थी अक्स, अक्स, हाँ। मेरे साथ आई थी वो। मेरे अगले हफ्ते शायद यादें थी, उसके अगले हफ्ते दिल चाहता है थी। तो मतलब अपन उस पूरे शोर में, लेकिन ऐसा मरते गिरते हमने थोड़ा सा झंडा अपना खड़ा कर दिया था। हाँ। एंड देन एक सिलसिला चला, कैश, 10। हाँ, वो जो अभी मेरे इंट्रोडक्शन कर रही थी, उन्होंने सो ऑन बोला था ना, तुम बिन 10, रावण एंड सो ऑन। उस सो ऑन में 4-5 फिल्में और हैं जो, उसमें से कुछ काफी खराब हैं। एक फिल्म है कैश, वो आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। आप लोग, जो लोग मेरा ऑफ लेट सम्मान करने लगे हैं, उनका वो सम्मान खत्म हो जाएगा। So, but Ravan was a different kind of a venture altogether. It was VFX driven. Venture is a good word. Superhero, so much VFX driven. Which is not this had not happened in India. Tabhi. It was a first on many accounts. यार मैं मेरे जूनियर्स को ना, जो मुझसे पूछते हैं कभी करियर के बारे में, उनको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बोलता हूं कि अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कोशिश कर रहा है उसको अपॉर्चुनिटी ना मिले, वो उसको अपॉर्चुनिटी ना समझे, ये संभव है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलती है और फिर उसको अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करना होता है। लेकिन मैं कहता हूं कि अपॉर्चुनिटी और कन्वर्जन के बीच में एक स्टेज और होती है, जब आप उस अपॉर्चुनिटी के साइज को चेंज कर देते हैं। तो जब मुझे सीहॉक्स मिला था, वो सबके दिमाग में एक लेवल का शो था, मैंने उसको ऐसा फैला के बड़ा कर दिया। Right. वैसे ही जब मुझे शाहरुख खान के साथ फिल्म मिली, तो वो अपने आप में एक बड़ी बात थी ना कि शाहरुख खान के साथ फिल्म कर रहे हैं, एट द टॉप ऑफ हिज गेम। Right. But I did not stop there. I kept increasing the size of the opportunity. कि इसका VFX ऐसा करना है, मैं बाहर से VFX सुपरवाइजर लाऊंगा, एक्शन इतना बड़ा करूंगा, पहली बार एक सुपर हीरो सूट बनेगा, वो सब करते 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 करते, सो इन दैट रिगार्ड इट वाज क्वाइट एन अचीवमेंट। बट एंड अगेन टीम वर्क, I had too many good hands around me, helping me, guiding me all the time. But in this process, the film became bigger than me, and the star, of course, was bigger than anybody. Correct. So I lost control over the film. It did not remain Anubhav Sinha's Ravan. It became Ravan's Anubhav Sinha. That's a big thing. So yeah, that should never happen to a director. He should remain in charge of the film at all times. वाह। पर ये रियलाइजेशन या ये रिफ्लेक्शन कब हुआ? There was, I think, आपने कुछ देर आप प्रोड्यूस कर रहे थे, ज्यादा डायरेक्ट नहीं किया। नहीं, ये तो रावण बनाते हुए हो गया था कि हाँ, लेकिन उसके बाद रावण 2011 में आई थी, 17 में 2000 मुल्क बनाई। 11 से 17 के बीच में आई हैड लॉस्ट ऑल कॉन्फिडेंस कि मैं डायरेक्टर हूं भी क्या, शायद मैं डायरेक्टर हूं ही नहीं। तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं वैसे ही किसी दौर से अभी खुद वापस गुजर रहा हूं कि मैं डायरेक्टर हूं क्या, अब मैं रेलेवेंट डायरेक्टर हूं क्या। तो 6-7 साल हिम्मत ही नहीं पड़ी फिल्म बनाने की। लेकिन मेरे साथ लोग जुड़े हुए थे, एक ऑफिस चला रहा था मैं, तो कुछ तो काम करना था, तो मैं प्रोड्यूस करने लगा। राइट। तो और फिर बेचैनी आई वापस। फिर एक दिन कहानी आई मुल्क की सर, तो ऑफिस में वापस सुनाई लोगों को, लोगों ने कहा बड़ी अच्छी कहानी है। ये कहाँ मिली आपको वो न्यूज़? नहीं, ये एक कानपुर में ये हुआ था कि एक बाप का बेटा, वो शायद एमपी में कहीं, वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व था और वो बाप मैकेनिक था। तो फिर पुलिस ने उसका पीछा विछा किया, उसको लखनऊ में एक घर में हुआ, फिर उसका एनकाउंटर हो गया, मर गया। उसकी लाश जब घर भेजी गई तो ही रिफ्यूज टू टेक द डेड बॉडी। So I thought that was a monumental moment, a father saying, I don't want this dead body. And I got really moved by it. And again, now Banaras and Aligarh came into play, because जब मैं अलीगढ़ गया था तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान गया था मैं। वो सब मुसलमान रहते थे वहां पे। बट वहां गया तो मैं अच्छे लोगों से मिला, पढ़े लिखे लोगों से मिला, जो देश से प्यार करते थे, डाइवर्सिटी से प्यार करते थे। So वो मेरा पूरा परसेप्शन चेंज हुआ। और ये 2017 वो दौर है जब ये हवा गर्म हो रही थी,
जिस गर्म हवा के बारे में एक पहले फिल्म बन चुकी है, हम्म, वो हवा वापस गर्म हो रही थी, हम्म, महान फिल्म बन चुकी है। तो ये कहानी दिमाग में आई मुझे कि बाप लाश लेने से मना करता है, उसको मैंने थोड़ा सा डेवलप किया। तो उस रात ऑफिस में सुनाई, सबने कहा नोबडी विल फंड इट, हीरो नहीं है, कौन करेगा, क्या है। फिर मैं सुधीर भाई के पास गया, सुधीर मिश्रा के घर। तो वो बहुत सारे लोगों के साथ बैठे थे, तो मैं उनको घसीट के बाहर लाया। तो मैंने उनको कहानी सुनाई, मैंने कहा मुझे अच्छी लग रही है। तो बोले अच्छी लग रही तो बनाओ। तो मैंने कहा सब कह रहे हैं कौन करेगा, तो ही सेड टॉक टू अमित जी, देन द फिल्म गेट फंडेड। तो आई सेड बट आई डोंट सी अमित जी इन दिस पार्ट, because Amit ji can look after himself. We need a guy who cannot look after himself. So then Rishi Kapoor. So वो फिल्म में जो जिस दिन से मैं ऑफिस से गाड़ी लेके निकला था ना, फिर रात को और देर रात सुधीर के भाई के बाद एक और दोस्त से मिला जो हार्डकोर कमर्शियल दोस्त है और वेल विशर है, उसको मैंने कहानी सुनाई। तो ये थर्सडे है, इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूँ क्यों। तो उसको मैंने कहानी सुनाई, बोला तू पागल हो गया है, कौन बनाएगा ये फिल्म, कौन पैसे लगाएगा, कौन इसमें एक्टिंग करेगा, पागल हो, मत करो इसमें। तो मैं घर आ गया डिजेक्टेड होके। तो सुधीर मिश्रा जिनको बड़ा भाई मानता हूँ, हालांकि हैं थोड़े छोटे ही भाई मेरे, लेकिन उन्होंने बोला बनाओ, और एक दोस्त जो मुझे प्यार करता है वो कह रहा मत बनाओ, और मुझे पसंद है। तो मैं रात को घर आया, तो मैंने कहा क्या करूं। तो फ्राइडे की सुबह उठा और मैं लैपटॉप लेके लिखने बैठ गया, और संडे रात को 3 बजे इन सारे लोगों के पास पहला ड्राफ्ट पहुंचा, फुली रिटन। 3 बजे सुबह भेजा मैंने। तो अब ये सुबह सो के उठे 7 बजे, तो इनकी जान निकल गई। इन्होंने कहा इसने तो स्क्रिप्ट भेज दी। पूरी रात में लिख दिया आपने? नहीं नहीं, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन में, 3 दिन में और रात में लिख दी। तो जब मैं 3 बजे भेजा, 4 बजे तक सोया हूंगा, मैं 11 बजे उठा, तब तक मिस्ड कॉल आने शुरू हो गए थे। लोगों ने दे फेल्ट कंपेल्ड टू रीड इट। सो नाउ एवरीबॉडी वाज सेइंग कि मेक इट। जिसने आपको मना किया था उस दोस्त ने भी कहा हाँ, बनाओ। सब कन्वर्ट हो गए, सबने कहा नहीं ये बनाओ ये पिक्चर। तो मैंने पूछा क्यों, इतनी अच्छी लिख दी क्या? बोले नहीं अच्छी तो है, ये तेरे दिल के अंदर से आ रही है, मतलब तू है, बना। सो वो जो मैं गाड़ी लेके निकला था, अभी तक मैं उस गाड़ी में ही हूं, मैं चला जा रहा हूं उस गाड़ी में। अब वो पता नहीं, अभी पीछे कुछ गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो मैं गाड़ी से उतरा नहीं हूं, मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूं, होपफुली स्टार्ट हो जाएगी। सर ये दोस्तों की बात निकली है, आप चाय पिलवा दो प्लीज। You have had the company of some of the best minds in the industry. फिर वो सुधीर भाई हो या हंसल मेहता हो या विशाल भारद्वाज, you also thank them, you know, आप उनको फिल्म के पहले you have credited them most of the time. तो इनका क्या influence, especially in such times, you know, when तो 1991-2-3 में हम सारे बंबई पहुंचे थे, ये जितने नाम आप देखते हैं। अच्छा, तो तब से आपकी हम सब तब से दोस्त हैं। अच्छा, तो दिसंबर 90 में मेरे घर पे सुधीर भाई आए 4 दिसंबर की रात को। तो मैं और 2 दोस्त थे, और सुधीर भाई अपने एक दोस्त के साथ आए। हम सब पी रहे थे, और सुधीर भाई भी पी के आए थे, और उनके जो दोस्त थे साथ में वो काफी सारी पी के आए थे। उनके हाथ में उनकी अपनी एक बोतल थी, क्योंकि वो खुद अपना ब्रांड ही पीते थे। उस दोस्त का नाम था जावेद अख्तर। वाह, दोस्ती निभा रहे हैं अभी। तो हम लोग ना साथ थे। फिर मैं जब तुम्बिन की तरफ गया, तो हंसल कहीं और गया, मनोज बाजपेयी कहीं और गया, आशीष विद्यार्थी कहीं और गया, सौरभ शुक्ला कहीं और गया, तिग्मांशु धूलिया कहीं, हम अलग अलग रास्ते चले गए। उसके बाद मैं बहुत दूर अलग दिशा में गया, ये ऑलमोस्ट सिमिलर रास्तों पे थे, कश्यप भी। तो ये लोग एक साथ रहे, मैं कहीं और चला गया। और फिर जब मैंने मुल्क बनाई, तो रात को मुझे कश्यप का फोन आया 12 साढ़े 12 बजे, वो कोई लेट शो देख रहा था। तो उसने बोला क्या पिक्चर बनाई है? नहीं, उसने पहली लाइन बोली, ये आया ना अनुभव सिन्हा वापस। तो मैंने कहा अरे अच्छी लग रही तेरे को? तो बोला हाँ सर क्या पिक्चर है। वैसे होता मैं पूरी खत्म करके फोन करता हूं। अब मैं वेट कर रहा हूं कि कश्यप का फोन वापस आएगा, पिक्चर खत्म होगी। तो
तो हिसाब लगा रहा हूँ कि सेकंड हाफ 1 घंटे का है। कश्यप का फोन 1:30 बजे तक नहीं आया, हाँ, तो मुझे लगा शायद इसको सेकंड हाफ अच्छा नहीं लगा। मैंने 2:30 बजे तक वेट किया, उसका फोन नहीं आया। फिर मैं सो गया, तो उसका करीब 2:45 बजे फोन आया, सुबह 2:45 बजे। तो मैंने कहा कि तुझे अच्छी नहीं लगी पिक्चर? तो उसके बाद वो फिर हमने 5 बजे तक बात की। तो वो क्या हुआ था कि उसका फोन की बैटरी खत्म हो गई थी या बहुत कम थी, तो उसने सोचा घर चल के चार्ज करके आराम से बात करूंगा। तो वो करते करते 2:45 बज गए थे। फिर हम लोग दोबारा कनेक्ट हुए और अब हम लोग एक अनडिक्लेयर्ड क्लब हैं। एक दूसरे की फिल्में देखते हैं, स्क्रिप्ट्स भी पढ़ाते हैं आप एक दूसरे को? स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, एक दूसरे की गालियां देते हैं एक दूसरे को कि ये क्या बना रहा है, ये क्यों इतनी गंदी फिल्म बनाई। तो अब वो रिकनेक्शन हुआ है कुछ 30 साल बाद। मैं वापस आया हूँ, वो तो वहीं थे। और मैं इस पूरे दौर में इन लोगों से जेलस था, बिकॉज मुझे ना डायरेक्टर नहीं बोलते थे, मुझे बोलते थे टेक्नीशियन। ये कमाल टेक्नीशियन है, बिकॉज मैं शूट अच्छा करता था और ये लोग कहानी अच्छी कहते थे। तो ये डायरेक्टर थे, मैं नहीं था। राइट। तो मुल्क से मेरे को उस क्लब में एंट्री मिली वापस और डायरेक्टर बना मैं। सर, अभी ये जो सिलसिला शुरू हुआ मुल्क, आर्टिकल 15, थप्पड़, और मुझे लोग पता नहीं क्यों प्यार करते हैं, मतलब ये क्यों बैठे हैं यहाँ पे मुझे मालूम नहीं है। जावेद साहब क्यों मेरी बातें सुन रहे हैं? हम सुनते हैं उनकी बातें। और आपके इंटरव्यू देखता हूँ यूट्यूब पे और सीखता हूँ जिंदगी और कला और ज्ञान। मतलब मैं ऑलमोस्ट शर्मिंदा बैठा हुआ हूँ यहाँ पे कि जावेद साहब बैठे हैं सामने। हाँ, तो ये एक जो सेकंड इनिंग रही है जहां आप डायरेक्टर बने, एक सर, एक शायद एक आप और आपको इस बात का एहसास होगा, बिल्कुल एक ऐसे लेबल चिपक गया है आपके साथ कि ये इशू बेस्ड डायरेक्टर है, इशू बेस्ड फिल्में बनाता है। यू नो, हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं यार वो बहुत बहुत इंटेलिजेंट पॉलिटिकल फिल्में बनाता है यार। It's a I was trying to avoid that word. it's a shortcoming. It's not an asset. So the industry, which is not an industry, which is a myth, but हाँ, कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी की इंडस्ट्री नहीं है, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता। तो वहां पे अपन ऐसे थोड़े आउटकास्ट हैं, आउटलायर हैं। नहीं, पर ये थोड़ा बहुत क्रिटिक्स और एक वो भी है, मतलब एक चलन है कि ये यू नो ही इज पहले इशू ढूंढता है फिर कहानी ढूंढता है। वो है, मेरी कभी भी है वो कि जैसे मुझे ऐसा विश्वास होता है कि अनेक जो मेरी फिल्म थी उसमें मेरी पॉलिटिक्स मेरी फिल्म और मेरी कहानी से ज्यादा जरूरी हो गई थी। सो विच वाज अ प्रॉब्लम। So you have to, if you're trying to do a film which is trying to say something, it is a very difficult task to keep the film and its drama and its story right more important than anything else, and I failed in Anek doing that. right. सर, थप्पड़ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इट्स आई नो वो मेरी फेवरेट फिल्म है। पर ये जब ये तो क्रिटिसिज्म रहा होगा कि यार ये क्या कहानी है, या ये कहानी से क्या फिल्म बनेगी, ये तो शॉर्ट फिल्म है। एक पति ने थप्पड़ मारा और उसने कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तो ये आई थिंक जब ये स्क्रिप्ट इन दोस्तों ने पढ़ी थी, उनका क्या रिएक्शन था? सुधीर भाई ने तो बोल दिया था कि मुझे मत पढ़ाओ, मुझे ये सब पिक्चरें पसंद समझ नहीं आती। सो दैट्स द ओनली फिल्म दैट ही सेड मैं पढ़ूंगा भी नहीं, तुम बनाओ। तुम इतने But he was aware of the concept, the subject. He had read one draft. Okay. But he didn't read the next drafts. बाकी हंसल ने पढ़ी होगी 100%, मुझे याद नहीं है। बाकी सब उस वक्त डिपेंड भी करता है कौन कितना खाली है। तो बाकी सबको भेजी। But what empowered, what pushed you from inside? Article 15. Article 15. The success, the acceptance. The success. So you know when you have a success behind you, correct, you don't get questions. You get empowerment. Correct. So that's how Thappad got made. Otherwise, I don't know if I can make a Thappad today. And I don't know if they will go watch it the way they went. But it's ironical because it's not even 5 years old. मतलब 2020 में आई थी थप्पड़ शायद। 2020 28 फरवरी।
so we are in January of 24, so you're already saying कि इससे मेरा दूसरा सवाल है कि ये ऑडियंस को जो आप अभी देख रहे हैं और अभी एक वेब का जो इन्फ्लक्स शुरू हुआ है, what do you think is the audience seeking right now? Do they even know what they are seeking? You know, the audience is, and I hate to say this, but audience ना अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही है कि ये वाली मैं थिएटर में देखूंगा और ये वाली मैं OTT पे देख लूंगा फ्री में, एंड इन द होल प्रोसेस what they are losing is the medium of cinema. So medium of cinema and medium of TV are two different things. Correct. आप टीवी पर फिल्म का मजा, कम्युनिटी वॉचिंग का मजा, वो एक ऑडियो विजुअल जिसके साउंड पे हम इतनी मेहनत करते हैं, वो आपको नहीं मिल पाता क्योंकि आपने थिएटर में देखी नहीं फिल्म. सो दिस इज अ फेज होपफुली दैट ऑल्सो टिकट्स हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव बट देयर आर चीपर टिकट्स ऑल्सो. सो द ऑडियंस राइट नाउ इज सेइंग कि नहीं मैं ये नहीं देखूंगा, जो बड़ी पिक्चर होगी ना मैं वो देखूंगा. But they think they know too much because of what they read, और एक बहुत ज़्यादा information available है at their fingertips. तो ये धारणा होगी ये कि मैं जिस तरह से यूजर रिव्यूज भी आते हैं आजकल, कि फिल्म को जिस तरह से डिसेक्ट किया जाता है, और everybody is a self-acclaimed पंडित on. एक अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज करना पड़ेगा, बट दोज आर नॉट रिव्यूज, दैट्स बिचिंग. एंड दोज आर नॉट रिव्यूज. रिव्यूज हमारे हिंदुस्तान में 2 या 3 रिव्यूअर्स हैं बस, बाकी कंटेंट बनाते हैं. सो इट्स नॉट अबाउट द फिल्म, इट्स अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, एंड दैट्स व्हाट द ऑडियंस इज कंज्यूमिंग. अनफॉर्चुनेटली इट मोस्ट ऑफन it ends up hurting the film. But the audience has to understand the criticism of film is another art. So when a good critic Correct. writes a review of my film, it feels like he was sitting in the room when I was writing it. Correct. He knows each intention of mine. He knows what I'm trying to do. Correct. He knows when I'm failing and when I'm being successful. तो criticism नहीं है, वो content है. I think I'm hoping it is like, एक बच्चे को आप ले आके एक बहुत बड़ी सी मिठाई की दुकान में छोड़ दें और बोले कि सब फ्री है, तो वो भूल जाता है कि उसे चाहिए क्या. जो शॉपिंग मॉल की जो मार्केटिंग इंजीनियरिंग है, वो ये है कि आप अंदर आके भूल जाएं कि आप क्या लेने आए थे. आप आए थे एक सफेद टी शर्ट लेने, पर जब आप गए तो शायद सिर्फ वही नहीं लिया, बाकी सब ले लिया. बिल्कुल. ये अभी ऑडियंस उस मॉल में है. पर ये OTT भी अभी यही हो रहा है ना, जब आप नेटफ्लिक्स का होम स्क्रीन खोलते हैं तो समझ ही नहीं आता क्या देखें. हाँ, और कई बार आप वो देख लेते जो आपको देखना ही नहीं है. और वो नहीं, और ये भी होता है कि इतना ट्रैजिक है कि आप नेटफ्लिक्स पे बहुत देर तक डिसाइड करते रहते हैं क्या देखूं, तो वो कहता है कि शुड बी सजेस्ट टू यू व्हाट यू वांट टू सी, टॉप पिक्स फॉर यू. हाँ, तो नहीं, उसके भी अलावा इसके भी आगे एक चीज है. एक तो आपने जो देखा है आज तक, उसके बेस्ड ऑन दैट दे से टॉप पिक्स फॉर यू. अगर आप बहुत देर तक ब्राउज करते रहे और आपने कुछ देखना शुरू नहीं किया, तो वो कहता है कि शुड आई टेल यू व्हाट टू वॉच. राइट. तो अभी ऑडियंस उस मिठाई की दुकान में है. उसने कहा चलो ये मोतीचूर का लड्डू भी खा लेता हूँ थोड़ा सा, ये भी खा लेता हूँ थोड़ा सा, ये भी खा लेता हूँ थोड़ा सा, कुछ लड्डू आधे खा लेते हैं, कुछ लड्डू पूरे खा लेते हैं. तो वो जो एक आनंद था कि मुझे ये खाना है, फिर वो अच्छा बना हुआ मिलना चाहिए, फिर मैं उस सही जगह पे बैठ के खाऊंगा और मेरे सारे सेंसेस उसको इंजॉय करेंगे, वो डिजायर चली गई है. अभी कि तूने वो देखी? हाँ मैंने देखा, मैं 3 एपिसोड देखा, अच्छा लगा मेरे, मैंने देखा. क्या तूने वो शो देखा? हाँ मैं देखा, 3 एपिसोड देखा, ओके मुझे अच्छा लगा. उसने नहीं देखा एक्चुअली, उसने सिर्फ खाना पूर्ति की है. क्या हो गया, मैंने देख लिया. कई बार तो वो भी फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया. आप चाय पीजिए कि पूरा देखने की जरूरत, स्कैन करते हैं, यू हैव दैट. वो एक शो था, वो मैंने फेसबुक पे लिखा था, मेरे तमस सर आया था ना, तो मेरे से कुछ एक एपिसोड रह गए, तो मेरे कजन, मेरे बड़े भाई थे, तो उन्होंने रिकॉर्ड किया था VHS पे. तो मैंने उनसे बोला कि भैया वो आपने रिकॉर्ड किया, मुझे दे दीजिए. तो उन्होंने कहा हाँ ले जा. तो उन्होंने एक टेप निकाला, मुझे दे दिया. तो मेरे हिसाब से वो तमस पूरा शो एक टेप में रख नहीं सकता. तो मैंने कहा भैया एक नहीं, मुझे सारे चाहिए. बोले नहीं इसमें सारे हैं. तो मैंने कहा एक टेप में सारे कैसे आ गए? बोले नहीं वो बीच बीच में क्या था ना, उसका कुछ ऐसा है कि वो साइकिल पे जा रहा है तो जा ही रहा है, तो मैं उधर पॉज कर देता था. तो उन्होंने चलती फिल्म को एडिट किया था.
तो मैंने कहा कि मैं नहीं देखूंगा। मतलब उस साइलेंस का कोई मीनिंग नहीं था, उनको डायलॉग सुनने थे। आई नो, बट आप अभी कुछ वेब पे कर रहे हैं, हाँ यू डूइंग समथिंग ऑन द वेब नाउ, हाँ, यू डूइंग अ वेब वो, I legally I'm not supposed to talk about it. अच्छा, नो जस्ट Can I टॉक just deny it? I know I'm not doing anything. Thank you. नहीं, ये एक्सपीरियंस कैसे था? डोंट टेल अस एनीथिंग अबाउट द शो, पर मेकिंग इन मल्टीपल एपिसोड फॉर्मेट, ये No, that I have done before. Television, There are हाँ जी। certain stories that require more time than 2 hours. So it's one of those stories. And great fun. It's very big and very exciting. and how is it different from the film storytelling? Has it empowered storytellers? No, धारणा तो ये होती है ना अक्सर कि अभी वेब की वजह से एक ऑल्टरनेटिव स्टोरी टेलर्स को भी एक प्लेटफॉर्म मिला है, अलग तरह की कहानियां आएंगी। मेरे ख्याल से वो अभी होगा, हुआ तो नहीं है अभी। बस लेकिन वेब बनाते समय एक कॉन्स्टेंटली ये ख्याल रखना पड़ता है, आपको लगातार बताया जाता है कि लोग फोन पे देखते हैं, बस में जाते हुए, ट्रेन में जाते हुए। सो एक बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड ऑडियंस के लिए आपको कंटेंट बनाना है। एज अ फिल्म मेकर आप एक कैप्टिव ऑडियंस के लिए बनाते हैं, जो कमिटमेंट से आया है पैसे खर्च करके, कि मैं आर्टिकल 15 देखने जा रहा हूं, ये मेरे 350 रुपए आर्टिकल 15 देखने के। फिर वो एक कमरे में जाके बैठता है जहां लाइट वाइट ऑफ कर दी जाती है, उसका देखना, उसका सुनना फिल्म मेकर कंट्रोल करता है, और वो विलफुली आया है, तो वो एक अलग एंगेजमेंट है। और एक एंगेजमेंट ये है कि आप लोकल ट्रेन में बहुत सारी भीड़ में बैठे हैं और आप अपने फोन पे वो लगा के देख रहे हैं और आपको बाहर की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, तो वो एक अलग कंजम्पशन है। और आई डोंट नो इफ आई कैन cater to it for a very long time. It's not only tough, it's unfair on a filmmaker. By doing this, an audience is being unfair on the filmmaker, because everything that is made as a film, whether for the OTT platform or for the theater, वो हर चीज बहुत ज्यादा शिद्दत से, उसमें एक साइलेंस का भी महत्व होता है, एक हल्का सा साउंडिंग भी होता है, एक लुक होता है। वो वही वाली बात हो गई है कि हाँ मैंने देख लिया, लेकिन क्या आपको उसको पूरी तरह रिलीज कर पाएंगे? नहीं। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस हैज टू गो बैक टू accepting the fact that you're seeing a piece of art. You may or may not like it, but it should, the form of art should be respected. एक थिएटर में जब आप नाटक देखने जाते हैं तो ये बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि अपने फोन बंद कर लीजिए। ये उस कला का सम्मान हुआ कि भाई अब 4 एक्टर्स आएंगे स्टेज पर, वो एक झूठ क्रिएट करेंगे और आपको उस झूठ में पार्टिसिपेट करना है जस्ट बाय बिलीविंग इन इट। बट इफ योर फोन इज गोइंग टू रिंग और बज, then there is a problem with you, not with the medium. So people have suddenly become very flawed multitaskers. It's flawed multitasking. ऐसा नहीं है कि आप मैसेज पढ़ते पढ़ते फिल्म भी देख सकते हैं, ये संभव नहीं है। ये थिएटर में भी हो रहा है, जहां मैंने कैप्टिव ऑडियंस की बात की है, वो कैप्टिव नहीं है। So the audience has to now start treating an art like art. Only then will you be able to fully enjoy it. नहीं तो फिर वो एक ऐसा है कि दोस्तों को बताने के लिए मैंने देख ली। But how does that happen? Let's, I know there might not be an answer for this question, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो और भी मतलब इवॉल्व होगी, और भी माध्यम आएंगे आपके सामने। How does an audience get back that concentration? That It's their problem. No, honestly, because how long can you treat your audience की like यार audience तो ऐसी है यार, अरे इसका क्या मतलब हुआ? आपको फिल्म देखनी है ना, तो फिल्म का सम्मान भी करना पड़ेगा। और आपको ये पता, मैं अक्सर बोलता हूँ कि खाने की तरह, कि जब आप पिज्जा खा रहे होते हैं तो आप हेल्थ की बात नहीं करते, आप पिज्जा खा रहे हैं। जब आप पानी पूरी खाते हैं तो आप हाइजीन की बात नहीं करते।
एक दूसरा आदमी पानी के अंदर हाथ डालता है आपके, करेक्ट उसके नाखून गंदे हैं, उसने साबुन से हाथ धोया नहीं धोया पता नहीं। करेक्ट तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं ये फिल्म देखने आया हूँ, इससे क्या एक्सपेक्ट करना है। और तुमने जो शुरू में बात की थी मनोरंजन की, मैंने मनोरंजन का हिंदी संधि विच्छेद देखा जाके, तो मनोरंजन हम लोग उसको अलग तरीके से परसीव करने लगे। मनोरंजन मन और रंजन, रंजन माने खुशी, मन को खुशी हो। करेक्ट तो मन को खुशी तो आर्टिकल 15 से भी हो सकती है जो बिल्कुल। बेहद डार्क और डिप्रेसिंग फिल्म है, और मनोरंजन आपका लेट्स से एक कॉमेडी से भी हो सकता है, बिल्कुल या किसी एक्शन फिल्म से भी हो सकता है। तो ये तो आपने तय किया ना कि मैं ये फिल्म देखने जा रहा हूं, इसमें इस प्रकार का मनोरंजन है, ये पानी पूरी है, ये सुशी है ना, ये लिट्टी चोखा है, जो भी है। But right now, what is happening on those reviews that you're talking about, because they are not educated or film educated reviewers, they are saying they're eating pani puri and they are saying इसमें hygiene ही नहीं है यार, वो तो हाथ डाल रहा है उसमें से कर रहा है उसमें, तो नहीं होता है इसमें। पानी पूरी ऐसे ही खाई जाती है। वो आजकल प्लास्टिक के दस्ताने पहन के बनाने लगे हैं, उसमें मजा नहीं आता। शायद वो उस पसीने का टेस्ट भी होता है पानी पूरी में। नहीं अभी ये कॉन्वर्सेशन बातचीत जारी रह सकती है, पर अब वाकई फ्लाइट छूट जाएगी। एक चीज मैं सर लेकिन आपसे जरूर पूछूंगा जाते जाते कि बनारस में पढ़ने वाला, अलीगढ़ में पढ़ने वाला, टेलीविजन का टॉप डायरेक्टर, म्यूजिक वीडियो मोगल, रावण एक इस तरह की टेक्नीशियन एंड सो ऑन है। तो we'll also open up to some audience questions after this with good 40 मिनट तो ये मीडिया मोगल, म्यूजिक वीडियो मोगल, फिर गुड टेक्नीशियन, and then this Punarjanm as a director. There have been various stages, you have evolved as अभी भी आप कहते हैं कि आप एक ऐसे पड़ाव पे है कि शायद एक अनुभव सिन्हा 3.0 का जन्म हो, जिससे अनेक और भीड़ के बाद। What is it that has remained unchanged? ये पहले भी सही था, ये आज भी सही है? मेरा एंगर हाँ, that remains unchanged. I'm very angry with who we have become. I'm very angry. I'm very angry with the youth of our country. मैं कल जावेद साहब से बात कर रहा था, जावेद साहब कहते हैं वो हमसे आगे हैं, मेरा उनसे डिसएग्रीमेंट। Yes, that's what I'll do. Yeah. तो आज का यूथ जो है वो हर चीज को सुपरफिशियली छू के निकल जा रहा है। हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हिंदुस्तान का जो लिटरेचर है, हिंदुस्तान की जो आर्ट है, मैं बात करता हूँ आए दिन उन लोगों से जो फिल्में बनाना और लिखना चाह रहे हैं, मतलब प्रेमचंद हो, महादेवी वर्मा हो, सुमित्रा नंदन पंत हो, जयशंकर प्रसाद हो, नागार्जुन हो, या विजय तेंदुलकर हो, या नहीं जानते, पढ़ाई नहीं है, म्यूजिक नहीं सुना है, और ये प्रॉब्लम, ये वो वन ऑफ द रीजंस है कि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करके बिलीव कर ली, क्योंकि इंफॉर्मेशन ली ही नहीं। मुझे थोड़ी किसी ने आके जबरदस्ती सिखाया था कि तुम उर्दू सीखो, बट व्हाई आर यू नॉट इंट्रिग्ड अबाउट दिस लैंग्वेज दैट बिलोंग्स टू दिस कंट्री? एंड हु टोल्ड यू कि ये हिंदुस्तान की भाषा नहीं है, या हिंदुओं की भाषा नहीं है, या मुसल भाषा की कोई का रिलीजन होता है? उनको इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें सिर्फ रील देखनी है और सतही बातें करनी है। यूथ एट लार्ज is responsible for a lot of things because they are not participating in the history of the country, in the culture of the country. कि महाराष्ट्रियन क्या है, बंगाली क्या है, नहीं पता है। आपको जानना पड़ेगा रविन्द्रनाथ टैगोर कौन था भी नहीं थे, सॉरी। तो हमारे इतने महान लोगों के बारे में हम जानते ही नहीं है। कबीर नहीं जानते, रसखान नहीं जानते, रहीम नहीं जानते, रामायण पढ़ी नहीं है और रामायण पे बात करेंगे आपसे, और पता ही नहीं है महाभारत पढ़ने को कितना टाइम लगेगा, और महाभारत पे भी बात कर लेते हैं आपसे।
पता नहीं है महाभारत कितने वॉल्यूम में है, मैं पढ़ रहा हूँ आजकल। नहीं, ये यूथ की बात निकली है, दिस इज द राइट टाइम। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं एमजीएम फिल्म स्कूल के। अब स्टूडेंट्स नाराज हो जाएंगे मुझसे कि हमसे नाराज है ये आदमी। हो जाओ। लेट्स ओपन इट अप। एक माइक अगर हम ऑडियंस में, यस। Hello, check. Hi, sir. My name is Ketan Kulkarni. I really want to thank you first of all. It's like पेड़ को बड़ा करना है तो पहले बीज कैसे बोना है वो सीखना चाहिए. Similarly, like you said, you need to understand everything, the history and all. So thanks for that as a mentor. I'll move on to the question, sir. I wanted to know your motivation to shift from commercial mainstream pop to regional or parallel cinemas. Like, what exactly was your motivation for this transformation? No, like he actually ended up asking everything about my whole career. So there was no philosophical or political motivation. I'm sure there was a push from those sides, but at the moment I feel motivated enough to make that story into a film. But I honestly have no idea what. I was upset with what I was seeing around myself. I was upset with people lynching others. That was the time when all this was happening, and then it got worse. And so it was I love my country too much. And love is not only about saying nice things about whatever. Like you love your mother, okay? But you keep telling her, तू क्या हमेशा घड़ी घड़ी ऐसा करती रहती है ना, तो प्यार कम हो गया क्या? नहीं हुआ ना। माँ को क्रिटिसाइज तो करेंगे, बाप को भी क्रिटिसाइज करेंगे, बहन को भी करेंगे, दोस्त को भी करेंगे, और कंट्री को भी करेंगे। सो आई लव माई कंट्री। तो कुछ लोगों का काम होता है, हर के सबके अलग अलग रोल होते हैं। कुछ लोगों का काम होता है वो भक्ति गीत गाएं, कुछ का काम होता है वो भगवान को भी क्वेश्चन करें। ऐसे सब लोग को एग्जिस्ट करते हैं तो एक समाज बनता है ना। तो जावेद साहब की एक नज्म है ना जिसमें कि अगर सारे पूरे गुलशन में सारे फूल एक ही रंग के होंगे तो फिर वो गुलशन थोड़ी है। इस आर्टिकल 15 में भी एक लाइन है कि जब उसकी द वाइफ आस्क्स हिम ऑन द फोन कि तो यू डोंट लव, यू आर नॉट प्राउड ऑफ योर कंट्री एनीमोर, एंड ही सेज नो आई एम प्राउड, आई एम ऑफ कोर्स प्राउड। मैं अपने ताजमहल और खजुराहो अपने बाप का ऐसे बेचता था। But some things need to be changed. Some things need to be re-looked at. What was that line? नए words, नए लफ्ज ढूंढने पड़ेंगे. So it is actually that is the only condition to do all this is to love. You love somebody so much that you can't see it, suffering. You can't tolerate any imperfection in it, no? I love my country so much कि यहाँ पे ये गंदा क्यों पड़ा हुआ है, किसने किया, उससे नाराजगी हो जाती है। खराब मत करो यार मेरे देश को। Okay, anybody else? Yes, please. A mic. अच्छा, first him, then her. Hello. Hi. Hi sir, I'm Samarth. Actually, I have two questions. आपके फिल्म का जो म्यूजिक या फिर साउंड पर जो काम है, मतलब थप्पड़ में जो म्यूजिक है वो बहुत ड्रामेटिक है, मतलब इंटेंस करने वाला है, या फिर आर्टिकल 15 में भी वो सीन का जो एंगेजमेंट है वो ज़्यादा टेंशन क्रिएट करता है सीन में। और आर्टिकल 15 में ही दो जगह पर ऐसा म्यूजिक है कि थोड़ा रोमांटिक है, मतलब कि अदिति और आर्यन जब क्लोज आते हैं मूवी के एंड में तो फिर राजस्थानी थोड़ा म्यूजिक है उसमें, सितार और फ्लूट है। तो फिर आपके मूवी में म्यूजिक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। तो फिर एज अ फिल्म मेकर आप म्यूजिक को फिल्म में कैसे जोड़ते हो? और एक छोटा सा सवाल कि आपने बताया कि आप इंडस्ट्री में थे, मतलब कि 30 साल के बाद अब आ रहे हो, तो फिर आपने एक लाइन बोली थी कि मैं टेक्नीशियन था, डायरेक्टर नहीं था। तो फिर आपकी वो जर्नी क्या थी कि टेक्नीशियन से डायरेक्टर बनने की?
नहीं, पहला सवाल म्यूजिक का यार, जिस आदमी को 13 साल की उम्र में बेगम अख्तर से बाकायदा इश्क हो जाए, सो ही हैज अ लॉन्ग करियर इन म्यूजिक। मतलब मुझे बाकायदा इश्क था उनसे। मैं उनकी मज़ार पे जाके वाह, लखनऊ में रोया हूँ कि ये क्यों मर गई। तो म्यूजिक का मुझे पता नहीं, वो ऑर्गेनिकली आता है, मुझे म्यूजिक का है कुछ अपना कनेक्शन है। जबकि मुझे आजकल हालांकि कुछ पियानो वगैरह सीख रहा हूँ, तो मुझे म्यूजिक आता नहीं है, लेकिन म्यूजिक से प्यार बहुत है। तो वो आता है यार, वो आइडियाज आते हैं। सुनता बहुत हूँ, तो कभी कुछ रेफरेंस सुनाता हूँ कि ये देखे, एक अफ्रीकन गाना सुना था, उसमें ऐसा कुछ था। तो वो एक प्रोसेस होता है। इट्स अ आई गिव इनपुट्स and references, and then it is for the creator to convert it into his idea. टेक्नीशियन मैं अपने आप को बुलाता नहीं, लोग बोलते थे, लोग ही डायरेक्टर बोलते हैं। मैं अभी भी डायरेक्टर हूं नहीं, मैं अभी भी राइटर भी नहीं हूं। मैं बहुत एवरेज राइटर हूं, लेकिन मेरे ऐसा एक आध दो काम पसंद आ गया लोगों को, तो लोग मुझे राइटर डायरेक्टर कहने लगे। जब मैं अच्छी फिल्म बना लूंगा ना, तो मैं बताऊंगा कि मैंने अच्छी फिल्म अरे बनाई। सर, सच बता रहा हूँ। ह्यूमिलिटी। Hello, sir. Namrata Hello. here. Hi, Namita. Actually, I want to ask a question, which is little simple. But in recent years, we have seen your movies which are based on states like Northeast or in UP, based stories you have in your movie. But we, as you are in Marathwada, Maharashtra, so we are hoping, or when we should hope that you will make a story on Maharashtrian interior stories, like that kind of movie. When we hope to watch that? पता नहीं, वो एक कहानी आ जाएगी एक दिन, निखिल कोड़े दे देगा कोई कहानी मुझे। How much interested you are to Of do course I'm story in interested. on Maharashtra? I live in Maharashtra. I owe every bit of all the achievements I have today to Maharashtra, वरना Bombay. Thank you so much, sir. पहले वो फिल्म। And Aurangabad is a wonderful city, wonderful people, such hospitality I have rarely seen. And this goes to everyone involved with the festival. मैं ये पॉपुलर लाइन नहीं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। Hello, sir. Aryan here. Hello. I wanted to ask you what your cinematic influences or inspirations have been. Too many are. Top four मतलब favorites. बिमल of all रॉय time. से शुरू होता है, राज कपूर से शुरू होता है, ऋषिकेश मुखर्जी से शुरू होता है, स्कॉर्सेसी तक जाता है, फलिनी तक जाता है, बहुत सारे हैं। और किससे क्या मिला वो पता नहीं है। स्कॉर्सेसी से क्या मिलता है वो मुझे पता है, कि वो sheer madness to do what you want to do and not care about कि 4 घंटे की पिक्चर बन गई, कि पिक्चर देखेंगे लोग कि नहीं देखेंगे। And I love his relentlessness. I love the diversity of Soderbergh. कि मतलब कहीं से कहीं उनकी फिल्मोग्राफी देखिए तो मैडनेस है। टॉड फिलिप्स, ग्रेट फिल्मोग्राफी, डाइवर्स फिल्मोग्राफी। सो बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसा मैं मुश्किल है बता पाना। और कई बार तो एक्चुअली कुछ म्यूजिशियंस ने मुझे एज अ फिल्म मेकर इंस्पायर किया है। सो some music has been quite visual for me, and thankfully cinema has a combination of all the art forms, so you can include them all. सर मेरा नाम शेखर मगरा, मैं दैनिक भास्कर का पत्रकार हूँ। आपने जाति प्रथा को बड़े कैनवास पर रखा है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। Thank you. सर लेकिन अभी ये जो दौर चल रहा है कि जिसमें प्रोपेगेंडा मूवीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, तो जिसमें ताशकंद फाइल है, कश्मीर फाइल है, जो सच नहीं है लेकिन सच दिखाया जा रहा है बड़े कैनवास पर, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? मैंने इसके बारे में ना, सबसे पहले मैंने पता किया कि प्रोपेगेंडा शब्द आया कहाँ से। तो प्रोपेगेंडा शब्द आया है रोम से, अच्छा, प्रोपगेट से आया है। चर्चेस ने एक प्रोसेस क्रिएट शुरू किया था जिसमें रिलीजन को प्रोपगेट करने के लिए कुछ चीजें बनाई गई थी। सो फ्रॉम देयर सम अदर लैंग्वेज प्रोपगेट बिकेम प्रोपेगेंडा। सो प्रोपेगेंडा एट इट्स रूट इज अ रिलीजियस कॉनोटेशन।
बट आज की मुझे पूछा था किसी ने पहले भी ये सवाल, तो मैंने कहा जानना पड़ेगा कि प्रोपेगेंडा होता क्या है। प्रोपेगेंडा एक मोटिवेशन होता है ना, कि इस मेरे दिमाग में इस बात का ये परसेप्शन है और मुझे इस बात को प्रोपेगेट करना है। सो दैट मेक आर्टिकल 15 भी प्रोपेगेंडा फिल्म है, कि वो डाइवर्सिटी को, इंक्लूजन को प्रोपेगेट करती है। आप एक की इंटेंशन से डिसएग्री कर सकते हैं और एक की इंटेंशन से एग्री कर सकते हैं। सिमिलरली आप एक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक से नहीं सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आई थिंक द फिल्म मेकर्स शुड हैव अ चॉइस to express what they believe in or what they pretend to believe in. Maybe I don't believe in caste inclusion and unified society. I am just pretending and making Article 15. Right? But people should be allowed, and you know what you should be more concerned about is the acceptability of it. If at all anything should warn you or trouble you or bother you, is that you know this is false, but it is being accepted. And then you should go full force to say it is false. I don't think you can stop anybody. You should not stop anybody from making any film. हेलो Hello. नमस्ते सर, मेरा नाम सुमित। एक एज एन राइटर के इससे एक सवाल है कि जैसे कि इस उम्र में क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी कहानियाँ होती है, कि मैं 4-5 साल तक एक कहानी लेके घूम रहा हूँ, 4-5 कहानियाँ लेके घूम रहा हूँ, फिर दोस्तों को सुनाता हूँ कि मेरे ना जहन में एक ऐसी ऐसी कहानी है, किसी प्रोड्यूसर को सुना देते हैं कि देखिए ऐसी ऐसी कहानी है, और वो 4-5 साल तक वो चलते रहता है। तो क्या इस उम्र में यही प्रोसेस है या फिर ये गलत है? किसी भी उम्र में यही प्रोसेस है। तो आर्टिकल 15 की कहानी स्क्रिप्ट, तो पहले मैं इसके थोड़े से पहले की बात करना चाहता हूँ। हर राइटर बोलता है कि मेरे पास कहानी है। आपको पता करना पड़ेगा कि वो कहानी है कि आइडिया है। आइडिया है तो एक पेज में खत्म होना चाहिए, बिना रिपीट किए हुए बातें। कि वो एक गाना था ना कि ये दिल दीवाना है, दीवाना दिल है, ये दिल तो दीवाना है, दिल दीवाना, वैसे नहीं। वो पूरे एक पेज में अगर खत्म हुआ तो वो आइडिया है। 5 से 15 पेज लिख सके तो वो कहानी है। उसके बाद पटकथा है। और मैं हर एक बात हर राइटर से कहता हूं, 3 शब्दों की बात है पर मेरे लिए बहुत जरूरी बात है। अ राइटर राइट्स, राइट? सो इफ यू हैव अ स्टोरी, राइट इट, इट विल स्टॉप यू हाफ वे। चांसेस आर, क्या होता है, पान की दुकान पे कहानी सुनाना या कॉलेज की कैंटीन में कहानी सुनाना एक बात है। एक जगह पे बैठ के आर्टिकल 15 65 लाख लोगों ने थिएटर में देखी थी। 65 लाख लोगों को थिएटर तक बुलाना, तो आर्टिकल ने 65 लाख लोगों ने देखी थी, तो तुम सोचो जवान कितने लोगों ने देखी होगी। 100 से 115 120 से डिवाइड कर देना, जो नंबर आएगा उतने लोगों ने थिएटर जाके देखी है। तो ये बहुत आसान काम होता है। क्या होता है, जो फिल्म मेकर कौन होता है? मैं सब लोगों से कहता हूं, हु इज अ फिल्म मेकर? वो आपसे पूछता हूं, हु इज अ फिल्म मेकर? माइक दीजिए उनको वापस। जो अपनी कहानी लोगों को बताए, जो अपने अंदर चल रही है। अपनी कहानी कौन बताता है? स्टोरी टेलर, जिसके पास कहानी होती है। कहानी होती है। कहानी किसके पास होती है? जिसको अपने चारों तरफ रोज एक कहानी दिख रही होती है। एक वॉचमैन को देख के एक कहानी दिमाग में आ जाती है, एक बहुत रईस आदमी को देख के एक कहानी दिमाग में आ जाती है। वो कहानी नहीं होती है, वो एक आइडिया होता है, वो एक थीम होती है। उस थीम के ऊपर तो आपको पहले अपने आप से ये पता करना पड़ेगा कि मेरे पास जो है वो है क्या। उसको कहानी कहना बंद कर दिए जब तक आप अपने आप को साबित न कर सकें कि ये कहानी है। वो सिर्फ थीम हो सकती है ना, कि यार वो दलितों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, मेरा बड़ा मन है कि जो सुसाइड हुआ था उसके ऊपर ऐसा कुछ एक बनाने का। तो ये कहानी नहीं है, ये आइडिया है। आइडिया भी नहीं है, दिशा है। ये तो मैंने जितना बोला ये दिशा है। अब इसके बाद लिखा जाना है। देन यू शुड बी एबल टू राइट इट इनटू अ स्क्रिप्ट। एंड मैंने जो पहले 2 ड्राफ्ट गौरव सोलंकी को मिलने के पहले जो 2 ड्राफ्ट लिखे थे, वो 2 साल पहले लिखे थे। नहीं,
13-14 में लिखा था, 13 में लिखा था, फिर 16 में हमने लिखना शुरू किया, 3 साल पहले। थप्पड़ मेरे दिमाग में 2-2.5 साल चली है, इतनी सी कहानी की एक अच्छा हस्बैंड, आइडिया था, एक अच्छा हस्बैंड अपनी पत्नी को पहली बार थप्पड़ मारता है और वो कहती है मैं जा रही हूं। ये कहानी नहीं है, ये आइडिया है, और बहुत छोटा सा आइडिया है। तो लिखिए, जो चीज आपको लग रहा है कि कहानी है, उस पर जितना लिख सकते हैं लिखिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई कहानी रुक जाए 2 साल 3 साल, तो इसका मतलब बहुत जिद्दी कहानी है, वो नहीं जाएगी, वो 20 साल बाद आएगी घूम के। गुड इवनिंग सर। सर, अगर मेरी कहानी में कोई कैरेक्टर है जो जिससे हम रिलेट नहीं करते, जो क्रिमिनल है, लेकिन और मेरे आगे कोई सीन में जाके उसे जज के सामने गिल्ट फील होना है, ऐसा सीन में है ये लाइन अभी नहीं सुनाई थी सर। मेरे कैरेक्टर को गिल्टी फील होना है जज के Guilty. सामने, ओके। लेकिन अगर मुझे कैरेक्टर के डिटेल में जाना है कि वाकई में अगर कोई मर्डरर है या रेपिस्ट है, कहीं ना कहीं जो गिल्ट फील करता ही नहीं है, यानी कि जो कैरेक्टर्स के बारे में हम मिलते नहीं है, लेकिन मुझे आज नहीं तो कल उसके बारे में लिखना है, तो वो कैसे लिखे सर? जैसे यार, वो आप ही पैदा करोगे और आप ही लिखोगे, फॉर्मूला तो है नहीं कोई। तुम्हें उसे कहाँ लेके जाना है? जोकर देखी है? जी सर। तो वो देखो कहाँ लेके गया टॉड फिलिप्स उसको। सर लेकिन वो असली लगनी चाहिए, मतलब मेरा मानना है कि ऑडियंस को वो रिलेट होनी चाहिए, या अगर मैं किसी मर्डरर के बारे में लिख रहा हूँ तो जेल में अगर कोई देखे तो उसे लगना चाहिए कि ये मेरे बारे में सही है, वैसा। अब सॉरी इसका कोई फॉर्मूला नहीं दे सकता यार, वो तुम्हारी यात्रा होगी, तुम्हारा तरीका होगा कहने का, जी एंड सर। दैट विल बी योर आइडेंटिटी। आई नीड टू नो मोर अबाउट दिस थैंक यू सर। टू बी एबल टू एडवाइज यू, ओके सर, वरना एडवाइस चाहिए तो सॉरी सर। मतलब ठीक है। ये किस्मत की बात है कि जावेद अख्तर के 20 फुट में बैठे हुए हैं तो उनको घेर लीजिए, बोलिए ऐसा है। चलो, we'll हेलो एक सर। लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल जी हैव, सर। हाँ, एक सर, मेरा नाम लक्ष्मण है और मेरा सवाल है कि जब भी आप किसी कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं या किसी कैरेक्टर के बारे में लिखते हैं कहानी में, तो उसका स्वभाव क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, या उसकी आदतें क्या होगी, ये सब चीज़ें कहाँ से आती है? तो मतलब क्या सोचते हैं इसके बारे में? यार, एक तो होता है कैरेक्टर की जरूरत क्या है कहानी में, उसको क्यों, मैंने उसके बारे में क्यों सोचा। तो एक तो उसकी यूटिलिटी होती है कि उसने सीन नंबर 4 में ये पॉकेट मारनी है, सीन नंबर 17 में उसको गिल्ट होना है कि वो पर्स वापस कर देगा, सीन नंबर 42 में वो भूख से और बेकारी से तंग आके सुसाइड कर लेगा। ये उसकी यूटिलिटी है। अब आपको उससे क्या महसूस करवाना है बिना इस यूटिलिटी को डिस्टर्ब किए, वो आप तय करेंगे, वो उसका रास्ता है। अब उसके जरिए आप और क्या क्या करना चाहते हैं, उससे तय होता है कि वो हकलाता है क्या, या वो लोअर कास्ट का है क्या, या वो अपर कास्ट का है क्या। वो सारी चीजें फिर वो आपकी एक फिल्म मेकर की जरूरत, कहानी की जरूरत और फिल्म मेकर की जरूरत के बीच में कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, एक लास्ट, चलिए आइए, जल्दी जल्दी। सर, स्टूपिड लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन मेरे साथ होता है अक्सर कि मैं कुछ लिखता हूँ और 2-3 महीने बाद या साल बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये आइडिया बकवास है। फिर उसमें कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं कि मुझे पसंद आते हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये आइडिया चलेगी नहीं, मैं लिख नहीं सकता, लेकिन उसका वो जो एलिमेंट है वो मुझे लोगों को बताना है। तो उस वक्त मैं क्या क्या करूँ? अच्छी बात है कि आप अपनी चीज को स्टूपिड कह पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो अपने आप से इतने मुतासिर रहते हैं, मुब्तला रहते हैं अपने आप में कि अरे जो मैंने लिख दिया है तो ब्रह्म वाक्य है। तो ये अच्छी बात, मेरे ख्याल से मेरा जाती तजुर्बा ये है कि कोई चीज अगर मुझे छोड़ के नहीं जा रही है ना, वो मुझे आए दिन परेशान कर रही है, वो एक रेकरिंग थॉट है, इसका मतलब वहां कुछ है। हो सकता है किसी और के लिए ना हो, मेरे लिए है। वहां पे कोई एक बात है जो मुझे परेशान करती है, और अगर कोई बात आपको परेशान करती है तो वहां पे एक कहानी है, वहां पे एक फिल्म है, पेंटिंग है, एक फोटो है, कुछ भी है। एक तो मैं आजकल सब यंगस्टर्स को बोलता हूं, प्लीज इंस्टाग्राम पे जाएं, अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स को फॉलो करें,
बाप लोग बैठे हैं, पता कर लीजिएगा कौन कौन है। फोटोज देखिए, पास्ट फ्यू इयर्स photographs are so inspiring and I have started a new exercise कि अगर मुझे कोई फोटो अच्छी लगी तो मैं उसको बहुत देर तक देखता हूं कि ये मुझे क्यों अच्छी लग रही है। You will realize that it will make you grow so well। सिर्फ एक तस्वीर में ये ढूंढना कि मुझे तस्वीर अच्छी क्यों लग रही है। तो मैं बहुत सारे, मैंने एक्चुअली अभी एक अपना वेबसाइट भी शुरू में, फोटोग्राफर हो गया हूँ आजकल, पता नहीं पिक्चर बनाने मिलेगी कि नहीं, तो फोटो खींचूंगा। तो मैं फोटोग्राफी करता हूँ आजकल और मैं फोटोग्राफर्स को फॉलो करता हूँ एंड इट्स वेरी यूजफुल। बहुत 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 शुक्रिया सर, ना सिर्फ आर्टिकल 15 के लिए और आपकी सारी फिल्मों के लिए। पिछले 3 दिनों से he has been a part of the family। जिस तरह से आप हमारे साथ रहे हैं, it's been an enriching experience Thanks and for we will having me। treasure it all the way sir, and we wish you all the best।